सभी को नमस्कार। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मैं प्रकाश चंद्र उपाध्याय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ भाग 2 के प्रथम अध्याय विकास के अंतर्गत कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे विभिन्न देशों की तुलना के उपरांत मानव विकास रिपोर्ट क्या है के बारे में हम बात करेंगे। के बाद सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं, इनका क्या महत्व है। अगला चर्चा बिंदु होगा विकास की धारणीयता किसे कहते हैं। और अंत में हम जानेंगे राष्ट्रीय विकास के बारे में आप क्या जानते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था विकास किसे कहते हैं, विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। इसके साथ ही हमने जाना था विकास के लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं और हमने बात की थी विकास क्या वादा करता है। तो आज की कक्षा में हम बात करते हैं विकास विभिन्न देशों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है और विकास के आधार पर हम विभिन्न देशों की तुलना किस प्रकार से करते हैं। हम बात करते हैं विकास की, चाहे हम किसी व्यक्ति की बात करें या किसी देश की बात करें, हर किसी के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं और इसके साथ ही विकास का हर किसी के लिए अलग अलग अर्थ होता है। पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में जाना था। अब हम बात करते हैं विकास के आधार पर देशों की तुलना कैसे की जाती है और देशों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, विकास के आधार पर जब हम देशों की बात करते हैं तो सबसे पहला है विकसित देश। क्या है विकसित देश, क्यों इन्हें विकसित या डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे विकासशील देश क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके उपरांत हम जानेंगे अविकसित देश और अविकसित देश कौन से हैं और उन देशों में किन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। तो हमने बात की विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं विकसित देशों की। तो विकसित देश, जैसा कि आप अवश्य जानते होंगे, जब हम किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, किसी समृद्ध देश की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक देश का नाम आता है और क्या आप जानते हैं उस देश का नाम है अमेरिका। और ये विकसित देश का एक उदाहरण है। इसे अंग्रेजी में यूएसए कहा जाता है। विकसित देश का एक बहुत अच्छा उदाहरण यूएसए यानी कि अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस देश में लोगों का रहन सहन बहुत उच्च स्तर का होता है। जब हम विकास वाले पाठ का जिक्र कर रहे थे तो तब हमने बात की हमारा लक्ष्य क्या है, अधिक आय, हमारा उच्च रहन सहन, जीवन में बेहतर सुविधाएं। तो इन सब चीजों को इस देश ने प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया, इसीलिए ऐसे देश को विकसित देश कहा जाता है। इसके उपरांत हम बात करेंगे विकासशील। विकासशील शब्द में ही अर्थ छुपा है। विकासशील अर्थात जो विकास की ओर अग्रसर है और अगर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो शीघ्र ही ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इस समय पूरे विश्व में जो और बन रहा है उस देश का नाम है हमारा भारतवर्ष। भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की स्थिति को उन्नत कर रहे हैं, प्रत्येक स्तर पर देश विकास कर रहा है और विकसित देशों की श्रेणी में शीघ्र ही आ जाएगा। यहाँ पर लोगों का रहन सहन पहले से बेहतर होने लगता है, लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है और उस देश का जो औसत आय है, देश का आर्थिक विकास है, वो तीव्र गति से होता है। तो ऐसे देशों को विकासशील देश कहा जाता है।
अविकसित। देखिए, विकसित और अविकसित सीधे इसका विलोम है। विकसित अर्थात जो देश विकसित हो चुके हैं, जिन्होंने विकास की उन्नत अवस्था प्राप्त कर ली है, और अविकसित देश ऐसे देश हैं जो अभी विकसित नहीं हो पाए। इसका भी एक उदाहरण हमारे पास है। हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको आप भली भांति जानते हैं, और इस देश का नाम है पाकिस्तान। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, जब हम अपने लक्ष्य पर निरंतर निगाह रखेंगे, उसकी ओर अग्रसर होंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि विकासशील देशों की बात की, और हमारे सामने उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है भारत का उदाहरण विकासशील देश का। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, आम जनमानस, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। और कुछ देश ऐसे हैं जो विकास की ओर न बढ़ करके अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि आतंकवाद आदि। तो ऐसे देश विकसित नहीं हो। तो अविकसित देश जो विकसित नहीं हो पाए हैं, जहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत निम्न स्तर का होता है। अविकसित देशों में लोगों का रहन सहन काफी निम्न स्तर का होता है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और उन देशों में शिक्षा आदि की सुविधाएं भी नहीं होती हैं, और लोगों का स्तर काफी निम्न स्तर का होता है। इसीलिए ऐसे देशों को अविकसित देश कहा जाता है। विकास के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना करते हैं तो हम जानते हैं कि देशों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला था विकसित देश, दूसरा विकासशील, और तीसरा अविकसित देश। इसके साथ ही हमने इन तीनों देशों के उदाहरण भी यहाँ पर देखे। आइए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक देशों की तुलना के लिए बहुत सुंदर चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर चित्र के बाईं ओर देखिए, गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। और यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं, देखिए, हमने कुर्सियों को बनाया और उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुर्सियों में सभी लोग बैठे हुए हैं, सबका स्तर एक समान है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए कैसा देश है, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश। इस देश में गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग दो कुर्सियों में बैठे हैं। देखिए, चार लोगों ने इन दो कुर्सियों पर रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर लिया, समझौता कर लिया इन लोगों ने। और एक व्यक्ति है, देखिए, ये अमीर व्यक्ति है और इसने चार कुर्सियों पर अकेले कब्जा किया हुआ है। तो इस चित्र को देख करके आपको ज्ञात होता है, ये देश देखिए, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं। इसे हम एक प्रकार से विकासशील देश का उदाहरण भी कह सकते हैं। और बाईं ओर के चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ पर गरीब विहीन, अर्थात कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, और अमीर लोग यहाँ पर, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है, और सब लोगों को समान रूप से यहाँ पर देखिए संसाधन वितरित। और गरीब तथा अमीर व्यक्तियों के देश में कुछ व्यक्तियों ने संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, और कुछ लोग कम संसाधनों में अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस चित्र को देख करके आपको अवश्य सोचना है कि हमें किस प्रकार के समाज में रहना है और हमें किस प्रकार का समाज चाहिए। देशों की तुलना करने के लिए अभी हमने बात की विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित। अब हम यहाँ पर कुछ अन्य मापदंडों की बात करेंगे। किसी भी देश को हम किस प्रकार से विकसित मानेंगे, कैसे हम देश को विकासशील कहेंगे या अविकसित कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मापदंड है देश के मापने का, देश की आय। उस देश की कुल आय कितनी है, उसके आधार पर हम देश को विभाजित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, देखिए, शब्द में ही अर्थ निहित है। प्रति मतलब एक, व्यक्ति अर्थात लोग, और उसकी आय कितनी है। लेकिन यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। इसी प्रकार हम बात करेंगे
किसी भी देश की तुलना के लिए अगले मापदंड की, उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारे सम्मुख प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अगला जो मापदंड है वो है औसत आय। औसत अर्थात एवरेज आय मतलब इनकम। किसी भी देश की जब हम तुलना करते हैं, जब हम किसी भी देश का मूल्यांकन करते हैं कि देश विकसित है, देश अविकसित है या देश विकासशील है, तो उसके लिए औसत आय भी ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार जब हम देशों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या है मानव विकास रिपोर्ट? मानव विकास रिपोर्ट विकास मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, जो कि इसके अनेक मापदंड होते हैं और उन मापदंडों में एक प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य। अभी हमने बात की थी, सर्वप्रथम इसका मानक क्या है? आय। पहले व्यक्ति की आय, उसके बाद औसत आय और देश की कुल आय। लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि स्वास्थ्य। अभी हमने 3 देशों की तुलना की थी। विकसित देश जहां पर बहुत बेहतर उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, विकासशील देश जहां के लोगों को धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर प्राप्त हो रही। जैसे कि आप हमारे देश में जानते हैं, इस समय बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आपने आयुष्मान कार्ड का नाम सुना होगा। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य खर्च हेतु बीमा धनराशि देश भर में प्रदान की गई। तो ये हमारा स्वास्थ्य का जो एक मापदंड है, ये भी विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसी प्रकार अगला मापदंड है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण मापन या मानक है, जिसके माध्यम से हम किसी देश की तुलना करते हैं कि देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित। शिक्षा के माध्यम से किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। इसी प्रकार अगला जो महत्वपूर्ण का मापदंड है बेहतर जीवन स्तर। किस प्रकार से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, ये भी हमारा विकास मापने का एक मापदंड हो। इसी प्रकार देखिए, ये जो रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट, इसमें ये सारे बिंदु समाहित होते हैं और इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए एक संस्था है जिसे कहते हैं यूएनडी। इसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है और हमें इसके माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार से देशों की स्थिति है, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य किस स्तर का है, कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, इसके साथ ही वहाँ लोगों को किस प्रकार की शिक्षा मिलती है और उनका जीवन स्तर किस प्रकार का। तो यूएनडीपी क्या है? देखिए, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस का आपने नाम सुना होगा। यह एक विश्व की अग्रणी संस्था है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। इस संस्था का एक कार्यक्रम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके माध्यम से यह मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है और इसी के माध्यम से हम जानते हैं देश का स्तर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। तो इस संस्था को यहाँ पर देखिए, एक चित्र के माध्यम से भी हम जानते हैं पूरा ग्लोब, पूरा विश्व देखिए, और यहाँ पर ये बालियां आपको दिख रही हैं, अर्थात पूरे विश्व को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके, पूरा विश्व उन्नति की ओर अग्रसर हो सके, इसीलिए इस लोगों को यूएनडीपी ने अपनाया हुआ है और इसी लोगों के अनुरूप यूएनडीपी विकास कार्यों में निरंतर पूरे विश्व के लोगों के लिए एक बहुत ही अग्रणी संस्था है और यही मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
अब हम बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। जब हम विकास की बात करते हैं, कौन सा देश किस श्रेणी में है, देश के लोगों की स्थिति क्या है, तो इसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु सार्वजनिक सुविधाओं पर गौर करना आवश्यक है। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं। जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आप सभी के आसपास प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में या उनके आसपास आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अवश्य मिले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अर्थ है सरकारी अस्पताल, जहां पर आपको बहुत न्यून शुल्क में, वहां पर आपको 18 रुपए की एक पर्ची कटवानी पड़ती है और उसके बाद आपको वहां पर सारी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। वहां पर बहुत ही कुशल योग्य डॉक्टर होते हैं। साथ ही आपको वहां पर बहुत अच्छा इलाज मिलता है। आपको फ्री में दवाएं मिलती हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार की जांच, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट है, शुगर की जांच है, यूरिन की जांच है, ये सारी जांचें निःशुल्क होती हैं। और इसके साथ ही आपको वहां पर हर प्रकार का इलाज बहुत ही कम मूल्य में प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम हम सरकारी अस्पताल के रूप में देते हैं। इसी प्रकार सरकारी विद्यालय, रेलवे, जिसमें बहुत कम शुल्क देकर के हम अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। और इसके साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है डाक विभाग। डाक विभाग अर्थात पोस्टल डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको पता है, अगर आप एक लिफाफा प्रेषित करते हैं तो आपको 5 रुपए के टिकट में पूरे देश भर में कहीं भी आपका पत्र प्रेषित हो जाएगा। एक समान शुल्क पूरे देश के लिए, एक समान प्रणाली। तो ये है भारतीय डाक विभाग। अब हम बात करेंगे, ये हमने कुछ उदाहरण देखे सार्वजनिक सुविधाओं के। किसी देश के विकास की जब हम बात करते हैं तो इनकी क्या आवश्यकता है। देखिए, हमारे पास अलग अलग आय स्तर के लोग, अभी हमने बात की थी, जैसे कि कोई किसान हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है, कोई हाई क्लास सर्विस क्लास व्यक्ति हो सकता है। सभी के आय के स्तर में काफी भिन्नता होती है। उस आय के आधार पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या सभी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकती। हम हमारे पास जो मुद्रा है, जो धन है, उसके माध्यम से कुछ सुविधाएं तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा सरकारी विद्यालय। आप स्वयं अपना उदाहरण देखिए, आपके आसपास, आपके ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश जहां पर भी आप रहते हैं, अगर वहां पर विद्यालय न हो तो आप बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारे पास जो धन है, हम उससे कुछ वस्तुएं अवश्य खरीद सकते हैं, लेकिन हम उस धन के माध्यम से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे कि शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा। क्योंकि जब विद्यालय में एक बच्चा जाता है तो वह पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अन्य चीजें भी सीखता है, कैसे हमने जीवन यापन करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। ये सब सीखने के लिए हमें सार्वजनिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता होती है तो उसे अपने आसपास कोई न कोई सार्वजनिक सुविधा, अस्पताल आदि की आवश्यकता होती है, और उसको हम कुछ धनराशि जो हमारे पास है उससे प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से देखिए, हम यातायात का साधन रेलवे की बात करें, हमें अगर देश में कहीं पर भी जाना है तो बहुत कम मूल्य में हम आसानी से, और एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के। और हमें इसके लिए कोई पहले से तैयारी भी नहीं करनी है, जबकि मान लिया हम अपनी व्यक्तिगत कार आदि से जाते हैं तो उसमें बहुत सारी हमें पूर्व तैयारियां करनी है। तो इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की धारणीयता। धारणीयता क्या है? धारणीयता का अर्थ है धारण किए हुए रहना। अर्थात
हमारे पास जो भी संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो अथवा उनके माध्यम से मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन सीमित मात्रा में। हम अपनी प्रकृति में इन सीमित संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इनमें हम बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। आप जानते हैं, बहुत सारी क्रांतियां हुई, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति। हरित क्रांति के माध्यम से हमने हमारी फसलों का बेहतर उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन हमारे पास सीमित मात्रा में भूमि उपलब्ध है और इस भूमि को हम बिल्कुल भी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें यह बात सदैव याद रखनी चाहिए, हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा, उन सीमित संसाधनों को हमें भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यह विचारधारा कहलाती है धारणीयता, अर्थात हमारे आसपास जो भी संसाधन है उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रहना, यह कहलाता है धारणीयता। इसके साथ ही जो संसाधन है उनका हम कम से कम उपयोग करें और उनको संरक्षित करें। इसी प्रकार संसाधनों की निरंतरता, हमारे जो संसाधन हैं वो हमारे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बने रहें, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी और इसे कहा जाता है विकास की धारणीयता। इसके बाद हम अगला बिंदु यहाँ पर जानेंगे, राष्ट्रीय विकास। पूरे देश का विकास क्या है? तो हमने बात की थी एक व्यक्ति के विकास की, और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास की। तो राष्ट्रीय विकास देखिए, यहाँ पर अंतिम लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय विकास का? पहले हमने बात की थी प्रति व्यक्ति आय, सकल आय, पूरे सकल आय में वृद्धि, अर्थात पूरे देश की आय में वृद्धि किस प्रकार से होगी, से कहा जाता है राष्ट्रीय विकास। इसी के तहत एक दूसरा बिंदु है देश की औसत आय में वृद्धि। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो पूरे देश की जो औसत आय है उसमें भी अवश्य वृद्धि। ये भी हमारे राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य है। तो आइए, आज इस कक्षा में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उसका मूल्यांकन यहाँ पर हम करते हैं। हमने क्या सीखा? सबसे पहले हम बात करते हैं धारणीयता किसे कहते हैं। धारणीयता अर्थात हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रहना, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना धारणीयता कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक। जैसा कि हमने कक्षा में बात की, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको हम, हमारे पास जो धनराशि है उससे नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे सरकारी विद्यालय, अस्पताल आदि। तो ये सार्वजनिक सुविधाएं प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, जिनकी पूर्ति हम स्वयं अपने पास जो धन है उससे नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमने अगला बिंदु जाना था, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट, आप अपनी स्मृति पर अगर जोर डालेंगे तो आपको याद होगा, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत यह रिपोर्ट जारी की। इसके बाद हम बात करेंगे विकासशील देश किन्हें कहा जाता है। तो हमने जाना था विकासशील देश ऐसे देश जो निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शीघ्र ही इसी प्रकार विकास करते रहने पर वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे और विकासशील देशों के लोगों का रहन सहन और उनका जीवन स्तर काफी अच्छा होता है, उनकी आय में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के देशों को विकासशील देश कहा जाता है, जैसे कि उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था भारत। हमने आज इस कक्षा में इन बिंदुओं पर चर्चा की। सबसे पहले हमने जाना विभिन्न देशों की तुलना कैसे करते हैं। इसके बाद अगले बिंदु में हमने जाना था मानव विकास रिपोर्ट क्या है, कौन इसे जारी करता है और इस रिपोर्ट को जारी करने का क्या उद्देश्य है। इसके बाद हमने बात की सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं और सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक होती हैं। इसके उपरांत हमने बात की थी विकास की धारणीयता, धारणीयता क्या होती है, और अंत में हमने बात की विकास का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय विकास। तो आइए, आज की कक्षा में हमने जो सीखा उससे संबंधित
कुछ गृह कार्य आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। सबसे पहले आपको मानव विकास रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। के उपरांत प्रति व्यक्ति आय को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसका आप यहाँ पर परिभाषा और सूत्र भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। के उपरांत विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के कुछ उदाहरण आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। और एक और गृह कार्य का प्रश्न आपके लिए, धारणीय विकास के बारे में आप क्या जानते हैं और धारणीयता के बारे में आप क्या समझते हैं, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। उम्मीद है आपको आज की कक्षा काफी रुचिकर प्रतीत हुई होगी और अगले भाग में हम इससे अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।